नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, उसके बारे में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आपके प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में यूनिट 10 में दिया हुआ है। तो आइए इसे प्री और मेंस दोनों के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एनजीटी को हम निम्नलिखित आयामों में समझेंगे। पहले हम जानेंगे दोस्तों क्या होता है एनजीटी, इसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद इसकी सामान्य जानकारी समझेंगे कि इसका गठन कब हुआ, कौन इनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, उनकी पदावधि क्या है, त्याग पत्र किसको देते हैं, इस प्रकार की जानकारी हम समझेंगे। उसके बाद हम एनजीटी के कार्यों को समझेंगे। उसके बाद एनजीटी की शक्तियां और उसके अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे। उसके बाद हम एनजीटी का महत्व क्या है इस पर बात करेंगे। उसके बाद एनजीटी की चुनौतियों की बात करेंगे। दोस्तों, क्या है राष्ट्रीय हरित अधिकरण? दोस्तों, पर्यावरणीय मामलों को शीघ्रता से निपटारा करने के लिए बनाया गया एक विशिष्ट निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुई है। दोस्तों, भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। ऐसे दो देश कौन से हैं? तो एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है न्यूजीलैंड। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में भारत का पहला स्थान है, जिसने अपने यहां ऐसा विशिष्ट निकाय बनाया है। इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों? एनजीटी के राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत में पर्यावरण से संबंधित मामलों को शीघ्रता से 6 माह के भीतर निपटारा करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि न्यायपालिका के बोझ को कम किया जा सके। दोस्तों, एनजीटी के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने सामने आने वाले मामलों को 6 माह के भीतर ही निपटारा करे। दोस्तों, अब हम एनजीटी के हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 है वो प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार भी शामिल है और इसी के तहत एनजीटी का गठन किया गया है। दोस्तों, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसके द्वारा हमने नीति निदेशक तत्वों में संशोधन करके अनुच्छेद 48A जोड़ा और उसमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने की बात की। दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सामान्य जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। गठन कब हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम का गठन 2010 की धारा 3 के तहत हुआ। कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010 को हुआ। इसका स्वरूप कैसा है दोस्तों? सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय मामलों का शीघ्रता से निपटारा करना। दर्जा कैसा है? इसे हाईकोर्ट के समान दर्जा दिया गया है। संबंधित मंत्रालय है इसका, पर्यावरण मंत्रालय से दोस्तों एनजीटी हमारा संबंधित है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। वहीं अगर हम क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई, इन 4 जगहों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दोस्तों, जो संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होती है आपकी संवैधानिक संस्थाएं, एक होती हैं आपकी सांविधिक संस्थाएं और एक होती हैं आपकी दोस्तों कार्यकारी संस्थाएं। दोस्तों, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं इनका उल्लेख संविधान में किया गया है और इनमें
परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण क्या है दोस्तों? चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। सांविधिक संस्थाएं क्या होती हैं दोस्तों? विधायिका के अधिनियम के द्वारा सांविधिक संस्थाएं बनाई जाती हैं। इनमें परिवर्तन के लिए जो विधायिका है वो सामान्य अधिनियम के द्वारा इनमें परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, एनजीटी, ये सभी सांविधिक संस्थाएं हो गई। कार्यकारी संस्थाएं क्या होती हैं दोस्तों? ये सरकार के कार्यकारी आदेश के तहत गठित की जाती हैं और इसमें परिवर्तन कैसे होगा? सरकार जब चाहे तब इसमें परिवर्तन कर सकती है। इसका उदाहरण हम क्या समझ सकते हैं? नीति आयोग। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। दोस्तों अब हम एनजीटी की संरचना के बारे में समझेंगे। एनजीटी की जो संरचना है दोस्तों, इसका उल्लेख धारा 4 में किया गया है। संरचना क्या होगी? इसमें एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। सदस्य 2 प्रकार के होंगे दोस्तों। एक होंगे आपके न्यायिक सदस्य, दूसरे होंगे आपके विशेषज्ञ। संख्या क्या होगी सदस्यों की? तो कम से कम दोस्तों 10 और अधिक से अधिक 20 पूर्णकालिक मतलब पूरे समय के लिए न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होना आवश्यक है। योग्यता दोस्तों, एनजीटी के सदस्यों की जो योग्यता है उसका उल्लेख धारा 5 में किया गया है। जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पदस्थ या सेवानिवृत्त हो, वो अध्यक्ष के लिए योग्य होगा। न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्य के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश पदस्थ हो या सेवानिवृत्त हो, न्यायिक सदस्य के लिए योग्य होंगे। अगला है दोस्तों विशेषज्ञ सदस्य। विशेषज्ञ सदस्य की क्या योग्यता है? तो ये पर्यावरण के विशेषज्ञ होने चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या सरकार के लिए पर्यावरण संबंधित 5 वर्ष का कार्य किया हो। तो ये अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, इनके लिए अलग अलग योग्यता धारा 5 में दी गई है। दोस्तों अब हम इनकी नियुक्ति की बात करेंगे। इनकी नियुक्ति का उल्लेख धारा 6 में किया गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति, दोस्तों अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके परामर्श के पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। वहीं जो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य हैं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार चयन समिति बनाती है और उस चयन समिति की सिफारिश पर न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इनकी पदावधि क्या होती है दोस्तों? पदावधि का उल्लेख धारा 7 में किया गया है। सामान्यतः अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है और दूसरा क्या है, ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। मतलब इनका जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो ये चाहें तो पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। दूसरी बात, पद से हटाए जाने के बाद या पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष और सदस्य अन्यत्र नियोजन के पात्र भी नहीं होंगे। मतलब ये कहीं और भी नहीं कर सकते नौकरी। अधिकतम आयु, दोस्तों अध्यक्ष के लिए क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अगर मुख्य न्यायाधीश है तो 70 वर्ष, अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने तो 67 वर्ष। सदस्य के लिए, सदस्य अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बने तो उनके लिए है 70 वर्ष और अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने तो उनके लिए है 67 वर्ष। वहीं विशेषज्ञ सदस्यों के लिए 5 साल या 65 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों अब हम इनके त्याग पत्र को समझते हैं। त्याग पत्र का उल्लेख धारा 8 में किया गया है। अध्यक्ष और सदस्य दोनों अपना त्याग पत्र
केंद्र सरकार को सौंपेंगे। मतलब अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को दे सकते हैं। वेतन भत्ते और इनकी सेवा शर्तें क्या हैं? तो इनका उल्लेख धारा 9 में किया गया है। निर्धारण कौन करेगा? हमारी केंद्र सरकार करेगी। और नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पद से हटाया जाना उल्लेख किसमें है? धारा 10 में पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। कौन हटा सकता है? केंद्र सरकार हटा सकती है। आधार क्या होगा? 3 आधार बताए गए हैं। एक, या वो दिवालिया हो जाए। दूसरा, शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए। तीसरा, नैतिक अधमता के अपराध में दोषी पाया गया हो। इन 3 आधारों पर इनको पद से हटाया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य 2 लोगों की बात हो रही है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार हटा सकती है। वहीं अगर विशेषज्ञ सदस्यों की बात करें तो इनको बिना सिफारिश के आधार पर भी केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यों को समझते हैं। पहला है दोस्तों, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का प्रभावी और तीव्र निराकरण करना। दूसरा है प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना। तीसरा है जंगलों की सुरक्षा और उसका संरक्षण करना। चौथा है पर्यावरण से जुड़े कानूनों की रक्षा करना। पांचवा है देश के आम नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराना। छठवां है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, ये एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्कर या 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। सामान्य जानकारी से भी 3 नंबर में क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में तो सारे ही चीजें आवश्यक हैं। दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियां और उसके अधिकार क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। दूसरा, वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत यह सुनवाई कर सकता है। दोस्तों, एनजीटी 7 तरह के कानूनों से संबंधित सुनवाई कर सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैव विविधता अधिनियम, इस तरह के 7 कानूनों के तहत एनजीटी सुनवाई कर सकता है। दोस्तों, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे प्री में आ जाए कि एनजीटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आपका जवाब होगा एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित सभी कानूनी अधिकारों को एनजीटी लागू करवा सकता है। अधिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी को दोस्तों दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है। निम्नलिखित दंड दे सकता है। पहला है एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है कारावास और आर्थिक दंड दोनों दे सकता है। दोस्तों, एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। ये प्री में आया भी है। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का महत्व क्या है? उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है। पर्यावरण संबंधित मामलों में यह तीव्रता से निपटारा करने वाला तंत्र है क्योंकि ये 6 महीने के भीतर फैसला सुना देता है। पिछले वर्षों में एनजीटी ने जंगलों में वनों की कटाई व अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर सख्त आदेश पारित किए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। यह सांविधिक और स्वतंत्र निकाय है, इसलिए
यह निकाय स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है व निर्णय सुनाता है। दोस्तों, अब हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के लिए चुनौतियां क्या हैं उस पर बात करते हैं। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण अधिनियम, एक है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा है अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम। ये एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, जिससे एनजीटी का कामकाज प्रभावित होता है। दूसरा है मामलों का 6 माह में निपटारा नहीं हो पाता। तीसरा है मुआवजों के निर्धारण की कोई स्पष्ट विधि नहीं है। चौथा है न्यायपालिका के साथ इसका मतभेद होता है। दोस्तों, पांचवा है एनजीटी का न्यायिक तंत्र सीमित है एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या भी कम है। अब हम एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं। दोस्तों, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंटा, कहीं कहीं पंत भी लिखा हुआ है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल जी। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।